अब शगुनी माँ, दीदी आप शादी में ज़रूर आइएगा, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा था। फिर कुछ पलों बाद वो बोली, दी इंतज़ाम आप लोगों की टक्कर का शायद ना हो पाए, आप तो जानती हैं ना हमारी हालत, ऊपर से सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, तो कुछ कमी रह जाए तो बुरा ना मानिएगा। हाँ, प्यार में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, आप आएंगी ना? उसके जवाब में हामी भर दी मैंने, पर मन में बहुत कुछ विगत जैसे सजीव होने लगा। ना चाहते हुए भी कुछ पल फ्लैशबैक में चलने लगे, जहाँ मेरा विवाह होने वाला है और मैं अकेली, जी हाँ लगभग अकेली ही तैयारियों में जुटी हूँ। माँ को बहुत चिंता हो रही थी कि पुताई करवानी है, एक कमरा ढंग का बनवा ले, कोई तुम्हारे ससुराल से आए तो बैठने की जगह नहीं है, और सबसे बड़ी चिंता पीएफ के पैसे नहीं निकले तो शादी कैसे होगी, कहाँ से लाऊं 3 लाख रुपए, कपड़ा जेवर बाकी इंतज़ाम कैसे होंगे। रिश्तेदार भी सवाल पे सवाल पूछ रहे थे। कार्ड छपने दिए, मेहमानों की लिस्ट बन गई, 20 रिश्तेदार ट्रेन से साथ जाएंगे, उनका रिजर्वेशन करा लिया, साड़ियाँ तैयार हो गई, पैकिंग कर ली, लगन का सामान आ गया, शगुन की क्या तैयारी है, तुम्हारी ज्वेलरी फाइनल हो गई। जी, यानी मेरी माँ को फिर एडमिट करने को कहा है डॉक्टर ने, तुम्हारे मामा को टाइम नहीं, तुम्हें ही देखना होगा। स्कूल मैनेजमेंट कहता है मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम है, मार्च में ही आप शादी कर रही हैं, कैसे होगा सब, फरवरी में ही स्कूल छोड़ दोगी तो बच्चों का क्या होगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि पैसों का इंतज़ाम हुआ, कुछ चाहिए तो नहीं, हम मदद करें। और ऊपर से गाइड का फ़ोन, डीआरसी के लिए फ़ौरन इलाहाबाद आ जाओ, तुमसे पीछे वालों का रजिस्ट्रेशन हो चुका पीएचडी के लिए। मुझे लगने लगा कि शेषनाग मैं ही हूँ, जिसके सर पर समस्त पृथ्वी तो नहीं पर अपने जीवन की समस्त जिम्मेदारियों का बोझ है, जो मुझे हमेशा अकेले ही उठाना पड़ता है। दौड़ती भागती, सर्दियों में भी पसीने से तरबतर, एक दिन बाज़ार से घर लौटते वक्त चक्कर आ गए। वजह सुबह 6 बजे से एक पैर पर घूम रही थी। 12वीं की केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाने के बाद अपनी ख़रीदारी के लिए पैदल निकल पड़ी। सुबह की भूखी प्यासी, कहीं एक कप चाय तक नसीब नहीं। चक्कर आने पर वहीं सड़क किनारे एक दुकान की सीढ़ियों पर कांपती सी बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। आज पापा होते तो क्या तब भी मुझे ऐसे ही अपनी शादी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती। मुंह से आह निकल गई। जैसे तैसे सामान उठाकर घर तक आई। जनवरी में शादी फिक्स हुई और मार्च के पहले हफ्ते की डेट निकली। 2 महीनों के इस छोटे से समय में सारी व्यवस्थाएं लड़की वालों के लिए पहाड़ सी होती हैं। ये और भी विकराल हो जाती है जब हाथ में पैसा ना हो और आपको हर जगह एडवांस देना हो। रिश्तेदार जो शुरू से कन्नी काटते आए थे अब और चौकन्ने हो गए थे। उनका अपना रोना शुरू हो गया था, खर्चे का, वक्त का, कहीं हम लोग उनसे कुछ मांग ना बैठें, पैसा या थोड़ा सा वक्त। स्वाभिमानी माँ की एकमात्र आशा उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा था, पर नियमों के तहत वो उसका कुछ हिस्सा ही निकाल सकती थी। उसमें भी काफ़ी प्रोसेस थे। रोज़ सुबह से दफ्तर जाकर पैसे निकलवाने के लिए जो भी कोशिश हो सकती थी करती थी, और रोज़ शाम हारी सी थकी सी आ बैठती थी। पता नहीं तुम्हारी शादी तक पैसा मिल भी पाएगा या नहीं, इतनी जल्दी संभव नहीं लगता। तुम्हारे ससुराल वालों को एडवांस देना है, सारी व्यवस्था वो लोग देख रहे हैं। वो लोग भी सोचेंगे कि कैसे भूखे नंगे घर में रिश्ता जोड़ लिया है। 3 लाख रुपए नहीं जुटाए जा रहे, क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे। उनकी ये बात मुझे और मर्माहित कर देती। क्या शादी करना इतना ज़रूरी है? क्या ज़रूरत है इतने तामझाम की, इन रिश्तेदारों को जिमाने की जो आकर खड़े भी नहीं हो सकते। एक सुबह देखा तो माँ अपनी शादी के एल्बम में कुछ देख रही थी। उन्होंने एल्बम में से कुछ निकाला और फाइलें उठाकर दफ्तर चल दी। शाम को आई तो चेहरे पर हताशा की जगह उम्मीद की किरण दिखी। मैंने देखा फाइलों में ज़रूरी कागज़ों के साथ एल्बम से निकाली हुई अखबारों की वो कटिंग्स भी लगी थी जिसमें मेरे पिता की मृत्यु की खबरें उनकी तस्वीर के साथ प्रमुखता से छपी थी। चंबल डाकुओं के हाथों मारा गया युवक, चंबल में एक बार फिर डाकुओं का आतंक, हरियाणा रोडवेज़ की बस लूटी, डाकुओं से लड़की को बचाने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठा युवक। माँ जैसे कहीं गुम थी, अपनी रो में कहे जा रही थी। आज मैं सीधा ये फाइल लेकर कलेक्ट्रेट गई थी, कलेक्टर से मिली। ये सब कटिंग्स उनके आगे रखकर हाथ जोड़ दिए। सर, मेरे पति मरे नहीं थे, एक तरह से शहीद हुए थे। डाकुओं से एक लड़की को बचाने की हिम्मत करने पर उन्हें भरी बस में चाकुओं से गोद डाला। डाकुओं के हाथों हत्या होने पर भी हम लोगों को सरकार की ओर से कोई सांत्वना
या राहत नहीं मिली। एक अनुकंपा नियुक्ति जो कि मेरा हक था, उसके लिए भी 6 महीनों तक मैंने दर दर की ठोकरें खाई। 2.5 साल की उम्र में मेरी बच्ची के सर से पिता का साया उठ गया। अब मेरी बच्ची की शादी है और अपना ही पैसा निकलवाने के लिए मुझे फिर से दर दर भटकना पड़ रहा है। यदि पैसा ना मिला तो शादी रुक जाएगी। आप बताएं, ऐसे में मैं विधवा गरीब महिला कहाँ जाऊं? क्यों मेरा ही पैसा जायज़ कारण होने पर भी मुझे नहीं दिया जा रहा? हर जगह मुझसे काम करने के एवज में पैसे की मांग की जा रही है। क्या मेरे पति की शहादत का यही सिला मिलेगा मुझे? नई उम्र के कलेक्टर साहब कुछ क्षणों तक कटिंग्स देखते रहे, फिर तुरंत अपने मातहत को बुलाकर फरमान जारी किया। देखो मैडम की फ़ाइल कहाँ अटकी है, आज के आज ये काम कर मुझे रिपोर्ट करो। फिर माँ से मुखातिब होते हुए बोले, इतना इंतज़ार किया आपने तो 2-3 दिन और कर लीजिए। तीसरे दिन आपको पैसा हर हालत में मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं खुद देखूँगा ये मामला। आप घर जाएं और शादी की तैयारी करें। बहन को मेरी ओर से शादी की शुभकामनाएं। 3 दिन में पैसे आ जाएंगे। अब विश्वास हो गया। माँ का चेहरा चमकने लगा था। दूसरे दिन वो ऑफिस से लौटी तो और खुश थी। बताने लगी, तुम्हें शिक्षा विभाग के वो बड़े बाबू अकाउंटेंट याद हैं? जब एक बार तुम्हें अपनी मार्कशीट अर्जेंट अटेस्ट करानी थी और तुम मेरे ऑफिस आई थी, पर अफसर के बाहर होने पर तुम काफ़ी मायूस हो गई। तब तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारी मार्कशीट अटेस्ट कराने वो अपने अफसर के पास ले गए थे, और जिन्होंने तुम्हें बुलाकर उनके अफसर से मिलवाया था और अच्छे नंबरों पर शाबाशी भी दिलवाई थी। हाँ हाँ याद है। उन्होंने कहा था, प्रतिभाशाली है बिटिया, खूब पढ़ाइए। कल कलेक्ट्रेट में वो भी मिले थे। उन्होंने मेरे वहाँ आने का कारण पूछा तो मैंने तुम्हारी शादी और पैसा ना मिलने की सारी कहानी सुना दी। तो वो आश्वासन देते हुए चिंता ना करने के लिए कहने लगे। आज सुबह ऑफिस गई तो वो और शिक्षा विभाग के 2 और कर्मचारी मिलने आए और कहा कि यदि पीएफ का पैसा नहीं मिलता है तो शिक्षा विभाग के 10 कर्मचारी 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा कर मुझे देंगे, ताकि विवाह सकुशल संपन्न हो सके। आज के दौर में जहां सगे रिश्तेदार 200 रुपये की सहायता नहीं कर सकते, वो लोग तो 2 लाख रुपए की सहायता करने के लिए तैयार हैं। तीसरे दिन वाकई पैसे ट्रांसफ़र हो गए और ईश्वर की कृपा से किसी की सहायता लेने का मौका नहीं आया। लेकिन गैर कब अपने हो जाते हैं और अपने कब गैर, ये मौके मौके की बात होती है। शादी के 4 दिन पहले लेडी संगीत का प्रोग्राम रखा गया। वो मेरे शहर में एक अविवाहिता के तौर पर मेरी आखिरी रात थी, क्योंकि उसकी अगली शाम हमें सामान लेकर शादी के लिए ट्रेन से कोटा निकलना था। सच संवर कर भी मेरे चेहरे से चिंता की लकीरें मिट नहीं पा रही थी। मेरे जाने के बाद माँ की देखभाल कौन करेगा? कौन टाइम से दवा देगा? मेहमान रात के 11 बजे तक आते रहे। अब हलवाई ने हाथ खड़े कर दिए। अब खाना ख़त्म और कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा कैसे? पता चला फ्री के खाने के चक्कर में काफ़ी ऐसे लोग भी खाना खाकर गए जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। आयोजन की निगरानी करने वाली मैं तो महिलाओं से घिरी बैठी थी। अब बाहर कौन नज़र रखता? गनीमत ये थी कि खाना खाने को अब सिर्फ घर में ठहरे मेहमान ही रह गए थे। एक बार फिर जी टीस गया। इतने रिश्तेदार हैं पर जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। हाँ, कमियां निकालने के लिए सब आगे हैं। मेरी संपन्न मौसी जी माँ को भड़काए जा रही थी। ये इंतज़ाम किया है तुमने जीजी? हमें तो खाना भी नसीब नहीं हुआ। और गाजर का हलवा कौन बनवाता है आजकल? उसमें भी किरकिर थी। बेटी की शादी करने जा रही हो, 2 आइटम ढंग के नहीं बनवा सकी। नाक कटवा दी तुमने। माँ भीगी आंखें लिए सब सुनती जा रही थी। मैं चाह कर भी कह नहीं पाई कि गाजर का हलवा मेरी पसंद से बना था। मुझे बेहद पसंद है। और उससे भी बड़ा सच ये था कि सर्दियों में गाजर सस्ती होती है, तो इससे सस्ती स्वीट डिश हमारे लिए और कोई नहीं थी। मौसियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, बुआएं सब भुनभुना रही थी। लिहाजा मुझे अपनी बनारसी साड़ी चेंज कर घर के कपड़े पहन किचन में घुसना ही पड़ा। छोटी मौसी सहायता को दौड़ी। छोटी मामी भी तुरंत आगे आई। हम तीनों ने मिलकर फिर खाना बनाया और सब बचे हुए मेहमानों को खिलाया। लेकिन रात देर तक मैं पापा को याद कर आंसू बहाती रही। सब सो चुके थे, लेकिन मैं जानती थी 2 और आंखें भी हैं जो मेरी आंखों के साथ ही बह रही थी, जिसमें नींद कई दिनों से नहीं समाई थी। वो थी मेरी माँ की आंखें। ओह, कितनी भागम भाग! जी घबराने लगा था मेरा। अगली सुबह से शाम तक 2 पल का चैन नहीं। ट्रेन में सवार उस शहर चल पड़ी जहाँ से अब ज़िंदगी भर का नाता जुड़ने वाला था। रास्ते में 2 बार ट्रेन बदलनी थी और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। एक बहुत बड़ा ट्रंक जिसमें रस्मों रिवाजों का सामान और लेन देन के कपड़े भरे थे। इसके अलावा काफ़ी बैग और सूटकेस थे।
ट्रेनें बदलते और रिजर्वेशन के बावजूद सीट के लिए बहस करते हम थक चुके थे, क्योंकि सावों के चलते बहुत भीड़ थी और जनरल के यात्रियों ने भी रिजर्व सीटों पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में माँ के चेहरे को देखा तो पीला पड़ा हुआ था, आंखें धंसती जा रही थी। मैं घबरा उठी। क्या हुआ आपको? मुझे टॉयलेट तक ले चलो, एकदम मरी हुई सी आवाज़ में बोली। मैं उन्हें पकड़कर टॉयलेट तक ले गई, वापस आई और आधे घंटे बाद फिर टॉयलेट, फिर वापसी, फिर टॉयलेट। सुबह होने तक यही कर्म चलता रहा। इस बीच 2 बार उनके कपड़े भी बदलवाने पड़े। मैं सब समझ रही थी। मेरे दूर चले जाने की बेचैनी से माँ की ये हालत हो रही थी। वो जब भी टेंशन में होती उन्हें लूज़ मोशन हो जाते थे। सुबह तक उनके मुंह से आवाज़ निकलनी ही बंद हो गई थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ को कुछ ना हो। क्या शादी और क्या शादी की खुशियाँ। मेरा सारा ध्यान, सारी सोच माँ पर केंद्रित हो गई थी। जैसे तैसे हम लोग बुक कराए हुए मकान पर पहुँचे। पहुँचते ही मैंने फ़ौरन माँ को बिस्तर पर लेटाया और बाथरूम में घुस गई। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और मैं यहाँ माँ के लूज़ मोशन में गंदे हो चुके कपड़े धो रही थी। मैं कपड़े सूखने डालकर आई तो वो बेहद दुखी स्वर में मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, माफ़ कर दे बेटा मुझे। लानत है तेरी माँ पर, जो आज भी अपनी गंदगी तुझसे धुलवा रही हूँ। क्या मम्मी, पहली बार थोड़ी किया है, और मैं ना करती तो कौन करता? अपनी मम्मी की ही तो की, किसी और की थोड़ा ना की। वो रोने लगी। मैं कोई सुख नहीं दे पाई अपने बच्चों को, पर भगवान करे तुम्हें अपने पति और ससुराल वालों से बेहिसाब प्यार और दुलार मिले। यहाँ पहुँचकर सारी कमांड अब मेरी मामियों, चाचियों और मौसियों के हाथ में आ गई थी। माँ वैसे भी बिस्तर पर पड़ी थी, और वैसे भी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में एक विधवा का क्या काम, ये मेरी दादी का कहना था। माँ कट कर रह गई थी। उन्होंने एक कमरे में स्वयं को बंद कर लिया। मेरे विवाह से पहले की किसी भी रस्म में वो शामिल नहीं हो पाई। किसी ने उनसे पूछा भी नहीं। दादी के दबंग स्वभाव से सभी दबे हुए थे। उनके साथ पापा की दोनों चाचियां भी शामिल हो गई थी, और मैं चाहकर भी उस वक्त विरोध न कर पाई। जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, जिसने मेरे लिए अपने जीवन को समीधा बना आहुति दे डाली, वो अब अचानक से अपशगुनी कैसे? मौसी, मम्मी, मैं माँ की उपस्थिति चाहती थी, पर मौसी ने समझाया, तुम देख रही हो ना, तुम्हारे पापा के साइड वाले, तुम्हारी दादी वगैरह ने क्या कहा। पूरे 21 साल बाद तुम्हारे पापा की तरफ के लोग तुम्हारी शादी में शामिल होने आए हैं। इसके पीछे तुम्हारी मम्मी के अनथक प्रयास रहे हैं। वो एक तरफा रिश्ते निभाती चली आई हैं। अब तुम उन लोगों की बात नहीं रखोगी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और जीजी ये कभी नहीं चाहेंगी। बेटा, अब शादी हो रही है तुम्हारी, ये सीख गांठ बांध लो। रिश्ते टूट आसानी से जाते हैं, निभाए मुश्किल जाते हैं। और तुम्हारी दादी तो खैर जीजी को अपशगुनी तभी से मानती आई हैं जब से जीजा जी नहीं रहे। इतने सालों में भी उनके मन का जहर कम नहीं हुआ है। ये शादी हंसी खुशी निपटने दो। अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती। हाँ, अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती, विरोध नहीं करती। मैं भी नहीं कर पाई। हर रस्म में माँ की भीगी हुई नज़रें दूर से मुझे ताकत और वहीं से ढेरों आशीष देती। शाम को जब पार्लर से दुल्हन के रूप में तैयार होकर आई तो मेरे कहने पर मौसी मुझे माँ के पास ले गई। माँ ने मुझे नज़र भर देखा। वो रोने ही वाली थी कि मौसी ने फ़ौरन माँ को टोका, बस जीजी, रोकर अपशगुन नहीं करना। बेचारी माँ उमड़ते आंसुओं को पीने को मजबूर हो गई। मैं ज़्यादा देर तक उनके पास बैठ नहीं पाई। ससुराल पक्ष की कुछ महिलाएं, मेरी सासू माँ का स्टाफ मुझसे मिलना चाहता था, इसीलिए मुझे माँ को छोड़ वहाँ से जाना पड़ा। पूरी शादी में मेरी आंखें माँ को खोजती रही। मंत्रोच्चार के बीच पंडित जी बोले, कन्या के माता पिता को बुलाइए। कन्या के माता पिता नहीं है पंडित जी। एक स्वर गूंजा। तो कन्यादान कौन करेगा? हम। मेरे मामा मामी और मौसी मौसा जी आगे आए। मेरी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। काश मेरे पापा होते। दूसरे मेरे कन्यादान का पुण्य ले रहे थे, और जिसने ये दिन देखने के लिए अपनी हर खुशी दान कर दी, वो अपशगुन के डर से उस बुक कराए कमरे में पड़ी थी, अकेली, स्वयं को अपशगुनी मानते, मौन। जन्म से लेकर अब तक मेरे साथ खड़े रहने वाली माँ, अकेले मेरी शादी के लिए भागती दौड़ती माँ, सारा खर्चा अकेले करती माँ, सारी व्यवस्था अकेले करने वाली माँ की आज कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपशगुनी मान ली गई थी। क्या उनसे ज़्यादा मेरा भला कोई और सोच सकता था? शादी हो गई माँ की उपस्थिति के बगैर, और अब विदाई की बारी थी। मैं माँ के पास पहुँची। उन्होंने जितने आशीर्वाद मुझे दे सकती थी दिए। मौसी ने बताया, तुम्हारी शादी में कोई विघ्न ना हो, इस डर से कल से कुछ भी नहीं खाया जीजी ने। मम्मी, शुगर बढ़ जाएगी आपकी, क्यों नहीं समझती आप? मैं बहुत चिंतित थी।
बस तुम्हारी विदाई हो जाए, उसके बाद प्राण भी चली जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी छोड़ो अब, अपना नया जीवन देखो बेटा, अपना घर देखो। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। मैंने उनके गले लगना चाहा तो उन्होंने बाहें फैला दी। अरे अभी तो फेरे हुए हैं और अभी। दादी ने आंखें नचाई, पर इस बार मैं खुद को माँ की बाहों में समाने से रोक नहीं पाई। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे बहुत देर तक। जहाँ तक मुझे याद है, मैं आज माँ से पहली बार गले मिली थी। पापा जब गुज़रे तब मैं 2.5 वर्ष की थी, और पापा के जाने के बाद मैंने हमेशा माँ को पाषाण की तरह सख्त देखा, बेहद सख्त। मेरे लिए वो बेहद निष्ठुर हो चुकी थी। मेरी छोटी से छोटी गलती भी माफ़ नहीं की जाती। बेहद प्रताड़ना मिलती, इतनी कि मैं माँ से एक हद तक चिढ़ने लगी थी। मुझे वो दुनिया की सबसे बुरी और निर्दयी माँ लगती, सौतेली से भी ज़्यादा ख़राब। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, कभी सहलाया नहीं, कभी गले तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि मेरे लिए उनके मुंह से भूल से भी बेटा शब्द ना निकलता। मैं अपनी और सहेलियों को देखती तो स्वयं पर ही दया आ जाती। अपने भाग्य को कोसती मैं। पिता तो थे नहीं, माँ भी होकर भी नहीं थी। मैं उनका प्यार पाने को तरसती रही। पर आज जब उन्होंने गले लगाया तो मैं समझ पा रही थी कि जिसे मैं पाषाणी समझती आई वो अंदर से कितनी मोम थी। ज़ाहिरी तौर पर भले ही उन्होंने मुझसे प्यार न जताया हो, पर प्यार उनसे ज़्यादा मुझसे और कौन कर सकता था। अगर उनसे मिलने से मेरा अपशगुन होता है तो फिर दुनिया की कोई शक्ति मेरा शगुन कर ही नहीं सकती। मात्र 28 वर्ष की आयु में ही पापा के गुजरने के बाद दूसरे विवाह करने की बजाय वैधव्य को किस्मत मान स्वीकार करने वाली मेरी माँ मेरी नज़रों में अपशगुनी नहीं, सबसे ज़्यादा पूजनीय थी। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।